हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी मार्क पे। जय श्री राम। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी यूपी पुलिस की, और डेली टू डेली आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं हमारे चैनल से। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो भगवान राम की कृपा से इस बार आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा यूपी पुलिस में। तो हम यहाँ आपके लिए यूपीजी के क्लास में अगली कड़ी लेकर आए हैं, जिसमें हम जलवायु से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। जो यूपी की हमारी कैसी जलवायु है उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चंस पे। यूपी की जलवायु के बारे में हम लोग देंगे। आपको बता दूं कि हमारे यूपी की जलवायु जो है हमारी उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय है, अर्थात हमारे जो भारत की जलवायु है मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो हमारे उत्तर प्रदेश की भी जलवायु लगभग सेम टू सेम है, मिलती जुलती। उसमें शीतोष्ण प्रधान कटिबंधीय हमारी मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश में वर्ष भर घटित होती है तीन ऋतुएं जो कि हमारे अगर देश में पूछे आपसे तो हमारे देश में 4 ऋतुएं घटित होती हैं। बसंत ऋतु हो गई, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो हमारे जो यूपी में हमारे 3 ऋतुएं मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु घटित होती है। शीत ऋतु जो हमारी है लगभग अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी तक होती है। फरवरी के बाद मार्च से हमारा 2 जून तक होता है, वो होता है गर्मी का जो समय होता है। और उसके बाद जुलाई से लेकर हम लगभग अक्टूबर तक हमारी वर्षा ऋतु होती है। 3 महीने लगभग अधिकतम मात्रा में वर्षा होती है। प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है हमारा ग्रीष्म ऋतु। देखो दिया है, मार्च से जून तक हमारी ग्रीष्म ऋतु रहती है। उसके बाद हमारी आ जाती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद फिर उसके बाद हमारी आती है शीत ऋतु। ठीक है, प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून होता है। जून महीना जो हमारे देश का भी लगभग सबसे गर्म महीना जून ही माना जाता है, और हमारे यूपी का भी है जो कि जून सबसे गर्म महीना है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान हमारा बढ़ता है। ध्यान रहे, बढ़ता है हमारा। अगर हम ग्रीष्म ऋतु में जो कि उत्तरी भाग से अगर दक्षिणी भाग नीचे की तरफ आए तो हम लोग भूमध्य रेखा के निकट जाएंगे। इसका अर्थ, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। अगर ऊपर से नीचे तक आएंगे तो इसका अर्थ यही है कि जो कि टेम्परेचर ऊपर से नीचे आने में बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है हमारा लगभग आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में औसत तापमान रहता है, मीडियम रहता है। ठीक है, 10 जून 2019 को बांदा का तापमान सबसे अधिक जो कि नोट किया गया था, लगभग 49 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया था हमारे यूपी का, जो कि 10 जून 2019 को। ठीक है, ध्यान रहे ये। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिक जो कि कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण तापमान अधिक होता है। कर्क रेखा के नजदीक हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र जो यूपी का दक्षिणी भाग आता है, कर्क रेखा के नजदीक आता है, और भूमध्य रेखा के नजदीक भी माना जाए तो यही आएगा। तो इसलिए यहाँ अधिक जो कि नजदीक होने के कारण तापमान यहाँ पे अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारे जो कि जलवायु क्षेत्र हैं, जो भाभर एंड तराई जोन, देखिए मैप से आपको समझा देता हूं। जो भाभर और तराई जोन है, देखिए हरे कलर से है, तो यहाँ पे भाभर और तराई जोन पाए जाएंगे। वेस्टर्न प्लेन जोन जो कि हमारे इधर पश्चिमी यूपी में पाए जाएंगे, और मिड वेस्टर्न प्लेन जोन देखिए ये इधर पाए जाएंगे, लगभग ये आगरा मथुरा जिले जो पड़ते हैं उधर पाए जाएंगे। और साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन जो कि हमारे ये बीच में जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से नहीं पूछेगा आपको जलवायु का, जैसे लगभग मेन मुख्य जिले आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है। जुलाई से लगभग अक्टूबर तक हमारी ग्रीष्म ऋतु रहती है, आपको पता ही होगा। जून तक हमारी ग्रीष्म ऋतु रहती है, उसके बाद अक्टूबर तक हमारी वर्षा ऋतु आ जाती है, और अक्टूबर के बाद हमारी जो कि सर्द मौसम शुरू हो जाता है। लगभग फरवरी तक हमारा सर्द मौसम चलता है। ठीक है, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है। हमारे बंगाल की खाड़ी से जो हमारा मानसून आता है उसे हमारे प्रदेश में पूर्वा के नाम से जाना जाता है। जो देसी भाषा में लोग कहते हैं पूर्वा हवा चल रहा है, उसी को कहा जाता है पूर्वी मानसून। ठीक है, मानसून, तो इसे हम लोग पूर्वा के नाम से जानते हैं हमारे यूपी में। ठीक है, प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग पूर्वी भाग में होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, पूर्वा से होता है, उसी को हम लोग पूर्वा नाम से जानते हैं। बंगाल की खाड़ी से जो आता है हमारा मानसून उसे पूर्वा से नाम से जानते हैं, और दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है पूर्वी तराई और पश्चिमी मैदान, ये ध्यान रखिएगा। जो कि पूर्वा से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी तराई, जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर पूर्वी तराई देखें तो ये जो क्षेत्र हमारा है पूर्वी तराई के अंदर आता है, यहाँ पे सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं।
यहाँ पे और सबसे कम वर्षा हमारी पश्चिमी मैदान क्षेत्र में होता है। जो पश्चिमी के मैदान है, पश्चिमी मैदान के क्षेत्र में सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाले जिले अगर देखें तो हमारा सर्वाधिक वर्षा होती है जो हमारे गोरखपुर जिले में होती है, लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है हमारे गोरखपुर में। और सर्वाधिक मतलब मिनिमम जो हमारी सबसे कम वर्षा क्षेत्र हमारा जो है मथुरा है, लगभग 54.4 सेंटीमीटर वहां पे वर्षा होती है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कोई सा भी कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। गोरखपुर हमारा पूर्वी जिला है, पूर्वोत्तर में पड़ता है यूपी में। प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा घटती है। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ जाएं, अगर मैप से हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ इधर जाएं तो हमारी वर्षा की मात्रा घटती जाती है, अर्थात इधर जो हमारे वर्षा की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। और उत्तर से इधर दक्षिण जाएं तो भी वर्षा की मात्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है दक्षिण से चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो दक्षिण का एरिया है यहाँ पे तापमान अधिक रहेगा तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी, इसलिए इधर से ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा घटेगी, इधर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैप से याद करेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई है, जून के बाद जुलाई आता है, जून से शुरू हो जाती है वर्षा ऋतु और जुलाई अक्टूबर तक हमारी लगभग चलती है। तो जुलाई सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और जून हमारा सबसे गर्म महीना है हमारे उत्तर प्रदेश का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन की है, जबकि पश्चिम में मात्र 32 दिन में। पश्चिम में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, आपको पता ही है। पूर्व से पश्चिम जाने का और हमारे उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटते जाती है, अर्थात जब वर्षा ऋतु आती है तो 56 दिन तक लगभग पूर्वी क्षेत्र में हमारे रहती है। पश्चिम की तरफ जाते जाते जो कि मानसून हमारा कमजोर हो जाता है, जिस कारण उस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, तो वहां पे लगभग 1 महीने तक ही वर्षा होती है मुख्य रूप से देखा जाए अगर तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा देखें तो तराई क्षेत्र में लगभग 150% होती है, 150 सेमी होती है। पूर्वी मैदानों क्षेत्र में 11 सेंटीमीटर होती है। देखिए पूर्वी के मैदानों क्षेत्र में 11 सेंटीमीटर, तराई क्षेत्र जो ऊपरी भाग पाया जाता है 150 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र हमारा आ जाता है 94 सेंटीमीटर। जो मध्य के मैदान है, जो गंगा यमुना के जलोढ़ मैदान है, वहां पर लगभग हमारा 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी मैदान का क्षेत्र जो है हमारा लगभग इधर पाया जाता है, मैप से अगर देखें यहाँ पे तो लगभग इधर का क्षेत्र है, लगभग 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में लगभग 91 सेंटीमीटर होते हैं। और प्रदेश का पूरा औसत वर्षा देखें तो लगभग 95 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है, आपको पता है नवंबर से फरवरी तक लगभग हमारा जो कि सर्द मौसम होता है, शीत ऋतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे मिट्टी, कृषि और पशुपालन के बारे में हम लोग देखेंगे कि मुख्य जो तथ्य बनते हैं यहाँ से वो हमसे क्या पूछ सकता है। हमारा मिट्टी, कृषि और पशुपालन से बनते हैं जो कुल कृषि क्षेत्र पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं, जो कृषि क्षेत्र के लिए माने जाते हैं। जहां जहां कृषि मुख्य रूप से होती है उनके पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं। और कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। ऐसे कृषि कहाँ कृषि जैसे जहाँ पे जलवायु अनुकूल है वहाँ पे कृषि अधिक मात्रा में होती है, तो वो 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कृषि जो कि जलवायु के अनुकूल है। कुल मृदा समूह क्षेत्र तो 8 है। तो मृदा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर टाइप वाइज देखें तो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वही दिया है यहाँ पे। कार्यशील जनसंख्या में कृषि क्षेत्र में संलग्न कितने, लगभग 60%। यहाँ पे 59.3% दिया है 2011 के अनुसार। लगभग पूरे कार्यशील जो यूपी की जनसंख्या है किसी न किसी कार्य में संलग्न होगी, तो जो कार्यशील जनसंख्या है उस कृषि में संलग्न है उसी का परसेंटेज दिया है 60%। हमारे यूपी अर्थात हमारे यूपी में जो है कृषि को बहुत अधिक महत्वपूर्ण देखा जाता है। कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल जो है 2019 से 20 जहां खेती अधिकतम मात्रा में होती है 24,170 हेक्टेयर दिया हुआ है। कुल वन क्षेत्र हमारे अगर यूपी में देखें 2019-20 के आंकड़ों से तो लगभग 1771,000 हेक्टेयर में के क्षेत्र में हमारा वन क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, खेती के अयोग्य भूमि जो कि 19-20 के आंकड़ों के हिसाब से 438,000 हेक्टेयर जो कि खेती के अयोग्य है, योग्य नहीं है, अयोग्य है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान प्रति क्षेत्र, प्रति अर्थात जो कि किसी कृषि योग्य नहीं है उन्हें ही प्रति कहा जाता है, जो इसी तरह छोड़ दी गई है भूमि उसी को प्रति क्षेत्र कहते हैं। लगभग 992,000 हेक्टेयर दिया है, लगभग पूरे भूमि का 4% है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं अन्य प्रति क्षेत्र, ये 19-20 का आंकड़ा है। ठीक है, 618,000 लगभग 2% है, ये भी जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं है, अन्य प्रति क्षेत्र है, ये उतना ध्यान मत दीजिएगा इस पे। ठीक है,
खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, अर्थात खेती को छोड़कर जो अन्य भूमियां हैं 3200 लगभग 3278 हेक्टेयर लगभग 14% दिया हुआ है, जो कि कहीं फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कोई अन्य काम जो हुआ है, सर्विस सेक्टर हो गया हमारा, तो उनमें जो संलग्न हमारी भूमि है उसी के बारे में डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 163.6 लाख हेक्टेयर, अर्थात हमारे यूपी की जो भूमि है उनमें से शुद्ध जो बोया जाता है खेती के लिए, उनमें उसका जो परसेंटेज दिया हुआ है लगभग 68% हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, और अन्य जो 32% बचे उनमें समय समय पर खेती होती रहती है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 19-20 के हिसाब से लगभग 107 लाख हेक्टेयर के लगभग है, पूरा ध्यान रखिएगा। कुल बोया गया क्षेत्र स्रोत दिया हुआ है, इसका कहां से लिया गया है, 268 लाख हेक्टेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या लगभग यहाँ पे दिया हुआ है 23,82,02,000 लगभग दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्र दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, 17,45,00,000 दिया हुआ है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम और बृहद आकार की जोतों का कुल प्रतिशत दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीमांत जो जोतों का प्रतिशत लगभग 80% है, और लघु जो है हमारा लगभग 12% है, और हमारा अर्ध मध्यम 5% लगभग है, 5.5%, और मध्यम व बृहद मध्यम लगभग 1.2, तो मध्यम बहुत कम मात्रा में है, और बृहद आकार का जो है ये भी बहुत कम मात्रा में लगभग 0.1% है, ठीक है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य की सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम व बृहद आकार के जोतों का जो परसेंटेज दिया है ये भी ध्यान रखिएगा, उतना ही लगभग सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं मृदा संरचना के बारे में। हमारे यूपी की जो मृदा संरचना है वो कैसी है, ठीक है। अब देखेंगे गंगा यमुना का मैदान जो कि कैसे बना है आज, जो कि प्लीस्टोसीन युग से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गंगा यमुना के मैदान से। आपको पता है कि गंगा यमुना जो आती है हमारी जलोढ़ मृदा का जो पश्चिमी उत्तरी मैदान है हमारे उत्तर प्रदेश का, इन्हीं दोनों नदियों के द्वारा बनाया गया है। हमारा जलोढ़ मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः कौन सी पाई जाती है? नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा। ये भी ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बताया कि जलोढ़ मृदा बहुत अधिकतम मात्रा में, और जलोढ़ मृदा हमारी बहुत ही उपजाऊ होती है खेती के लिए, ठीक है। नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर व बांगर। खादर, नवीन और पुरानी, अर्थात नवीन जो मृदा है हमारी जलोढ़ मृदा उन्हें खादर कहते हैं, और हमारी जो जलोढ़ मृदा है उन्हें बांगर कहते हैं। बांगर जो हमारी है इसमें अधिकतम मात्रा में उपजाऊ होती है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मात्रा में होती है। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ और मटियार, दोमट कहा जाता है खादर मृदा। खादर मृदा को लगभग नई जलोढ़, बलुआ, मटियार, दोमट मिट्टी कहा जाता है। ये उतनी उपजाऊ नहीं होती, उसके कंपैरिजन में बांगर मिट्टी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मृदा करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। अधिक मात्रा में यूपी में सबसे ज्यादा मात्रा में बांगर मिट्टी पाई जाती है, इसी पर अधिकतम मात्रा में खेती की जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा का जो कि निर्माण कैसे हुआ? काप और कीचड़ से लगभग हुआ है, और बालू से। ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किसकी होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इन जो तत्वों की लगभग कमी होती है। देखिए यहाँ फास्फोरस, नाइट्रोजन दिया है, और जैव तत्व की भी कमी पाई जाती है हमारे जलोढ़ मृदा में। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी, क्षारी मृदाएं भी मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है ऊसर या बंजर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊसर या बंजर कल्हर क्षेत्र, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है। वो मथुरा, आगरा और आदि जिलों में पाई जाती है। यहाँ पे खेती उतनी होती नहीं है। मरुस्थलीय जिला जो कि मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है मथुरा और आगरा के जिलों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मृदा, जो कि दक्षिणी भाग में हमारे उत्तर प्रदेश के पाई जाती है। काली मृदा जो कि है पाई जाती है। कपास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है हमारी काली मिट्टी, ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि हमारे बुंदेलखंड पठार के क्षेत्रों में आती है, प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में। रेंगुर, करेल, कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी, जो कि ये भी ध्यान रखिए, वही उसी मिट्टी के बारे में जाना जाता है। वो कपास की खेती उसमें अधिकतम मात्रा में होती है, ये भी मैंने बताया आपको। लाल मृदा, परवा या पड़वा, मार या माड़, रकार या रकड़ और भोंडा मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है हमारी पठारी भाग, उनमें इस प्रकार की मिट्टियां जो कि पाई जाती हैं। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड का दक्षिणी क्षेत्र जो हमारा शुष्क खेती
के बारे में अधिकतम जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है प्रदेश में सबसे अधिक अपरदन होता है जल से, जो कि हमारा प्रदेश में हमारा सबसे अधिकतम जो कि अपरदन होता है हमारे जल से होता है। और उसमें भी हम देखें तो हमारी जो चंबल नदी है सबसे ज्यादा जो कि अवनलिका अपरदन होता है हमारी चंबल नदी से होता है, और चंबल नदी हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई एवं भाभर क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तराई एवं भाभर क्षेत्र होता है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी क्षेत्र देखिए चंबल नदी, मैंने बताया आपको चंबल नदी से सबसे अधिक मात्रा में जो कि अवनलिका अपरदन होता है, जिससे अवनलिका अपरदन से ही बीहड़ों का निर्माण होता है। और पूछ ले आपसे सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप बताएंगे हमारी चंबल नदी। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि अवनलिका अपरदन किसके कारण बनते हैं, बीहड़ के कारण, और चंबल नदी हमारे सबसे अधिकतम बीहड़ का निर्माण करती है। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा मथुरा हो गया और आगरा हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति से। अगर हम बदल बदल के अपनी फसलों को हम करें तो हम अधिकतम मात्रा में उर्वरा शक्ति को बढ़ती है। अगर हम एक ही खेती बार बार एक ही भूमि पर एक ही खेती करेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति लगभग घटती है। अगर हम बदल बदल के करते हैं तो उस भूमि की उर्वरा शक्ति जो है कि बढ़ती है। इसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।